इस संडे को जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो पहले एमसीक्यूज देख लो। पहला क्वेश्चन, a student poured 100 ml of water in a bottle and added 40 ml vinegar to it। तो पानी में विनेगर मिलाया, इसका मतलब उसने पानी में क्या मिलाया, एसिड मिलाया हुआ है, तो डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन है। अ बलून वाज फिल्ड विद 20 ग्राम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिलाया तो एसिड है, एसिड के साथ में बेकिंग सोडा मतलब NaSCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में स्लोली द शेप ऑफ द बलून चेंज एज सोन इन द फिगर। बलून का शेप चेंज हो गया और बलून दिखा रहे हैं कि पहले बलून जो था वो फूला नहीं था और उसके बाद में बलून जो है वो फूल गया। ठीक है। द स्टूडेंट क्लेम्स दैट द केमिकल चेंज हैज हैपेंड व्हेन द टू सब्सटेंस वर मिक्स्ड। इज द क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट? तो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जैसे बेकिंग सोडा जो होगा वो एसिड के साथ में मिलेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो इसमें केमिकल चेंज होगा। और वो केमिकल चेंज में क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है। यस, अ न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। गैस की फॉर्म में बना हुआ है। अब गैस के अलावा देखो इसमें सॉल्ट भी बना हुआ है, लेकिन वो सॉल्ट जो है वो उसमें आंसर तुमको नहीं देना है, क्योंकि बलून फूल रहा है। तो बलून फूल रहा है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो केमिकल चेंज है उसको कैसे ऑब्जर्व करा, गैस के फॉर्मेशन से। गैस जैसी बनेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और बलून को फुला देगी। सेकंड क्वेश्चन, common salt beside being used in kitchen can also be used as the raw material for making washing soda, bleaching powder, baking soda and slaked lime। तो इनमें से पूछा है कि किसको बनाने में सॉल्ट का यूज होता है। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का यूज जो होता है वो वॉशिंग सोडा बनाने में होता है, वॉशिंग सोडा के अलावा बेकिंग सोडा बनाने में होता है। वैसे ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका यूज होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में इनडायरेक्टली यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो फ्लोरीन गैस बनती है उसका यूज होता है, तो इसका मतलब है कि सॉल्ट डायरेक्टली यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन? अगर कोई स्टूडेंट के हाथ में अगर मान लो कि कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कंसंट्रेटेड एसिड गिरेगा तो सबसे पहले तो उसको तुरंत पानी से धोना है, मतलब हाथ को तुरंत पानी से धोना। उसके बाद में उसमें जो पेस्ट है वो लगाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई भी ये नहीं करना कि सलाइन सॉल्यूशन से उसको धो लिया। देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पानी और नमक दोनों ही न्यूट्रल है, तो उसका मतलब कोई भी नहीं होगा। और एसिड को न्यूट्रलाइज भी करना है अपन को, लेकिन इसमें यह भी साथ में ध्यान रखना कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी के लिए जितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो अपन लोगों को यहाँ पे वीक बेस और बहुत सारा पानी यूज करना है। तो जब बहुत सारा पानी मिलेगा तो कंसंट्रेटेड एसिड को पहले क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, और फिर जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसके बाद में उसमें अपन लोग वीक बेस का जो है वो पेस्ट लगाएंगे। तो जिससे अपनी बॉडी सही रहेगी, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। इसका ऑप्शन सी सही होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है वो, उसमें डी ऑप्शन सही होगा, O2। क्वेश्चन नंबर 6, if salivary amylase is lacking in saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? अगर मुंह में salivary amylase कम होगा सलाइवा में, तो कौन सा एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि सलाइवा का काम क्या होता है, salivary amylase का काम होता है स्टार्च को सिंपल सुगर्स में ब्रेक करना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू सुगर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये तो लगभग सभी ने सही करा हुआ था, कुछ एक आध लोगों ने गलत करा था इसका आंसर। तो इसका देखो, माउथ, माउथ के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? इसका ऑप्शन सी सही होगा, vas deferens। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, the inheritance of color trait in flower is as shown. Capital R and small r denote two different genes for color. Which law of Mendel can be explained using the image? तो ये इमेज जरा देख लो। इस इमेज में देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो एक फ्लावर दिया हुआ है कैपिटल आर, दूसरा दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दिया हुआ है स्मॉल आर। इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, केवल एक कैरेक्टर है, केवल एक कैरेक्टर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसका यूज हुआ है,
और केवल एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो मंडल ने अपने कौन से एक्सपेरिमेंट में करा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मंडल ने 2 लॉ दिए थे, एक तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेयर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.26 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में लाइट की स्पीड है 2.26 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लाइट कितनी स्पीड से आ रही थी डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड मीडियम में कितनी हो गई, ठीक है। तो एन डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.26 into 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 जाएगा, इसको डिवाइड कराओगे तो 1.3 के अप्रॉक्स कुछ आंसर आएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, 1.32। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो जो आंट है वो कहाँ पे रखी हुई है, आंट रखी है कॉन्वेक्स लेंस के पोल क्या नाम पोल बोल रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है उसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज बनती है साथ में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, जिसमें देखो सी वाले में देखो डायग्राम में चींटी जो है उसका साइज बड़ा बनाया हुआ है, इरेक्ट है, और इसका मतलब है कि ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन इज कन्वेड बाय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 14, a conducting wire carries 10 की पावर 21 electrons in 4 minutes. What is the current flowing through the wire? सिंपल क्वेश्चन है, करंट का फॉर्मूला है Q अपॉन T, और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हो तो उसमें Q की जगह पे क्या लिख दो, N into E। तो फॉर्मूला बनेगा I is equal to NE अपॉन T। वैल्यू रखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं कितने, 10 की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम दिया हुआ है 4 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, तो ये हो जाएगा 4 into 60। अब करा दो इसका डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना 1.6 डिवाइडेड बाई 4 into 6 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 की पावर 20 माइनस 19 कितना बचेगा 10, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली 4 से काट दो, 4 डिवाइडेड बाई 6 और 8 से काट दो, 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 0.7 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, 0.7 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एट होम व्हाट काइंड ऑफ एप्लायंस वुड वन परचेज। इसका ऑप्शन ए सही होगा, वन विच ड्रॉज लो पावर। यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में बने तो इसका रीजन क्या दोगे। तो अगर अपने घर में कोई अप्लायंस खरीद रहे हो तो वो हमेशा लो पावर का खरीदना चाहिए ताकि एनर्जी बचा सके। देखो घर में जो बिजली का बिल आता है वो किसके हिसाब से आता है, एनर्जी के हिसाब से आता है ना। तो घर में एनर्जी जो आएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो जितनी कम पावर का एप्लायंस होगा एनर्जी उतनी कम खर्च होगी, जिसकी वजह से बिजली का बिल कैसा आएगा, कम आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए अबव अ वायर कैरिंग करंट एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन में देखो एक वायर दे रखी है और वायर में करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और पॉइंट दिया हुआ है ए ऊपर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो जरा, ये वायर है, वायर में करंट जा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन में पहले थंब को रखा और ये फिंगर को कर्ल कराया। तो जरा देखो ये फिंगर कर्ल हुई तो ये लाइन के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही, अंदर। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई तो उसके बाद में इधर से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, बाहर। तो ये क्रॉस है और इधर पे क्या बनेगा, आउट। जब भी ये क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा क्रॉस और आउट बनाने को हमने बोला हुआ था जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अब अपने आप देखो ए वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, बाहर, आउट ऑफ द पेज। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, आउट ऑफ द पेज। ये जो क्वेश्चन में देखो सी और डी ऑप्शन दिए हुए ना, अप द पेज और डाउन द पेज। तो अप द पेज क्या होगा, जैसे अगर ये पेपर है तुम्हारा तो इस पेपर में अप द पेज का मतलब यही तो होगा ऊपर की तरफ, और डाउन का मतलब होगा ये होगा।
आउट का मतलब बाहर की तरफ और इन का मतलब अंदर की तरफ। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आउट ऑफ द पेज। असर्शन रीजन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ट्रू है। रीजन में दिया हुआ है एलॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये फॉल्स है। एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू स्टिग्मा ऑफ स्टामेन, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, असर्शन गलत हो गया, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहां से आते हैं, स्टामेन से आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और इसमें दिया हुआ है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम कार्पेल, और कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाद में भी लिखा हुआ है स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टामेन, तो स्टामेन में तो स्टिग्मा होता ही नहीं, स्टिग्मा किसमें होता है, कार्पेल में। तो इसमें ऑप्शन डायरेक्टली डी सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स। और उसके बाद में आर देख लो जरा, आर से मतलब ही नहीं है, सीधा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव, ट्रू है। ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसा मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। रीजन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों सही है। ये बताया हुआ भी था हमने जब उसको करा रहे थे साइन कन्वेंशन को, कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हमेशा कैसे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब है एच जो होता है उसको हमेशा कैसा मानते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और क्यों पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि इसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड रखा जाता है। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर, ट्रू। डेंजर सिग्नल जो होते हैं उसको रेड कलर का बनाते हैं। रीजन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क, फॉल्स। तो इसका ए ऑप्शन जो है, मतलब असर्शन जो है वो सही है, और रीजन जो है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्यों गलत है, क्योंकि लाइट जो होती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे जो कलर। अगर लाइट जो है वो एयर में चल रही है, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे विबग्योर की स्पीड कितनी है, पूरे विबग्योर की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आए समझ में? व्हाइट लाइट का मतलब ये होता है कि ये सातों कलर जो है वो एक साथ चल रहे हैं। एक साथ कब चलेंगे, जब सभी की स्पीड कैसी होगी, सेम। आया समझ में? तो एयर में ये सारे के सारे जो कलर्स हैं वो साथ में चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में लेकिन रेड कलर यूज क्यों करते हैं, तो उसका रीजन क्या होगा, रियल रीजन है कि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है, जिसके वजह से जब फॉगी वेदर वगैरह होता है या ऐसा कोई मौसम होता है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है एयर में, तो उसमें रेड कलर जो होती है वो स्कैटर कम होती है। आया समझ में? तो रेड जो होता है उसकी ज्यादा वेवलेंथ की वजह से सबसे कम स्कैटर होता है, जिस वजह से अपन लोग डेंजर सिग्नल में कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड कलर। सेक्शन बी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल के साथ में समझाओ। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं, मतलब कोई भी ऐसे दो सब्सटेंस मिलाओ जो पानी में सॉल्युबल है या सॉल्यूशन है ऑलरेडी, उनको मिलाने पे अगर कोई ऐसी चीज बनती है जो पानी में सॉल्युबल ना हो या सॉलिड हो, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल इसका एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन करा दो बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ में, ये रिएक्ट करने के बाद में बनाएगा NaCl। NaCl जो है वो एक्वस होगा, और साथ में जो बनेगा वो बनेगा BaSO4, और ये BaSO4 जो होगा वो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला देखो, नेम टू मेटल्स, क्वेश्चन नंबर 22, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को कौन रिमूव करेगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कोई भी दो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एग्जांपल ले लो सोडियम एंड आयरन, ठीक है। एंड टू मेटल्स विच विल नॉट डिस्प्लेस, और दो बताने जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, तो जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये दो मेटल्स हो गए। इसके बाद में व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई भी चीज जो है वो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है, उसको कैसे पता करेंगे। तो दो तरीके से अपन लोग पता कर सकते हैं, वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है कि बॉडी जो है वो मूवमेंट्स को करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो लाइफ प्रोसेस करना चाहिए उसको। अगर वो लाइफ प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब जिंदा है, मूवमेंट कर रहा है तो भी जिंदा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब लाइफ प्रोसेस नहीं हो रही होगी
और मूवमेंट हो रहा होगा तो जिंदा है, नहीं, लाइव प्रोसेस होना मस्ट है। ठीक है, अगला देखो, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना था जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, तो डायग्राम देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ अ सॉफ्ट आयरन पीस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? ऐसी मैग्नेट्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपन लोग मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सके, मतलब चाहे जब तो मैग्नेट बन जाए और स्विच ऑफ करते ही वो मैग्नेट ना बने रहें। ठीक है, तो ऐसी जो मैग्नेट्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ड्रॉ सर्किट डायग्राम बनाना था, तो इलेक्ट और पूछा हुआ था कि कैसे एक सॉफ्ट आयरन पीस को अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहले एक सोलेनॉइड का डायग्राम बना देते हैं, सर्किट डायग्राम। ये हो गया सोलेनॉइड। उसके बाद में इसमें बैटरी कनेक्ट करा दो, एक स्विच लगा दो, और ये जो कोर है अपना सोलेनॉइड का, इस कोर में लगा दो सॉफ्ट आयरन। तो ये सॉफ्ट आयरन का पीस यहाँ पे इसको लेबल कर दो, ये है सॉफ्ट आयरन, ये है बैटरी, और ये है सोलेनॉइड, और ये है की। ठीक है, तो ये जो है पूरा तुम्हारा जो सर्किट डायग्राम है, ये बता रहा है कि सॉफ्ट आयरन को किस तरीके से अपन लोग सोलेनॉइड में कन्वर्ट करेंगे, सोलेनॉइड बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। और एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाउ कैन अ सॉफ्ट आयरन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पुटिंग इट इनसाइड द कोर ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड के जो बीच में पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोर, और इस कोर में जैसे सॉफ्ट आयरन को डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? तो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका सिंपल सा तरीका है, एक चीज याद कर लो, ट्रिपल आर। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल मतलब वेस्ट वगैरह कम करना है, और वो वेस्ट डिस्पोजल के आसपास में प्रॉब्लम है, ऐसे से इन सभी चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें ये ट्रिपल आर हमेशा यूज करो। ट्रिपल आर का मतलब है रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यूज रिसाइकेलेबल सब्सटेंसेस लाइक, जिनको रिसाइकिल कर सकें ऐसी चीजों को यूज करो, पानी की बोतल वगैरह में प्लास्टिक ऐसे यूज करो जिसको रिसाइकिल कर सकें। रिड्यूस का मतलब है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं या हार्मफुल चीजें उनको यूज करना कम करो। रीयूज का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनको एक से ज्यादा बार यूज करा जा सकता है उनको दोबारा यूज करो। तो ये सारी चीजें जो है इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। सेक्शन सी देखो, क्वेश्चन नंबर 27, ए, हाउ डज द सप्लाई ऑफ एयर अफेक्ट कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको एयर की सप्लाई किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो तुमसे पूछा हुआ है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब इनको एयर की सप्लाई पर्याप्त मिलती है, मतलब जब इनके पास में सफिशियंट एयर होती है, तो सफिशियंट एयर का मतलब है कि इनको ऑक्सीजन मिल रही, और सफिशियंट एयर के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये ब्लू फ्लेम बनाते हैं, ब्लू फ्लेम नॉन शूटी। ठीक है, तो बिना धुएं के जलते हैं और ब्लू फ्लेम बनाते हैं। और इसके अलावा जब इनको जो एयर है उसकी सप्लाई सफिशियंट नहीं मिलती है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये येलो कलर की सूटी फ्लेम्स बनाते हैं। ये धुआं के साथ में जलते हैं और कैसी बनाते फ्लेम, ये येलो कलर की फ्लेम बनाते हैं। इसके अलावा एक और चीज लिख देते हैं, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इन्फॉर्मेशन हमेशा एक कदम ज्यादा दिया करो। जैसे अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट आते हैं तो उसमें 3 पॉइंट लिख के आओ, अगर एक गलत भी हो जाए तो बाकी के 2 चेक हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देना हो, एक्स्ट्रा दे दिया करो, हमेशा दे दिया करो। अगर सफिशियंट एयर मिलेगी तो ब्लू फ्लेम बनाएगा, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होगी कि ये ब्लू फ्लेम क्यों बनाएगा, क्योंकि कंप्लीट कंबसन होगा, कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन का मतलब है कि जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे वो सारे जलेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ ऑक्सीजन में येलो सूटी फ्लेम्स क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें होता है इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो जाते हैं तुम्हारे, एयर की प्रेजेंस में ब्लू फ्लेम कंप्लीट कंबसन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में येलो एंड सूटी फ्लेम विद इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा भी जाए कभी कि ब्लू फ्लेम क्यों बनेगा, तो ड्यू टू कंप्लीट कंबसन। अगला देखो बी पार्ट देखो इसका, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर। तो ये क्वेश्चन में देखो 2 तरीके के आंसर लिखे हैं तुम लोगों ने। लिखा हुआ है कि सूटी फ्लेम्स क्यों बना रहा है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है। तो ठीक है, वैसे इसको सही कर दिया हमने, लेकिन इसको चाहते तो और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते थे। देखो बंसन बर्नर दिया हुआ है तो सेम बंसन बर्नर को जलाओगे ना, और अगर सेम बंसन बर्नर को जला रहे हैं तो उसके अंदर ऑयल जो होगा या तो सैचुरेटेड होगा, नहीं तो अनसैचुरेटेड होगा। अगर उसमें ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड भरा हुआ है
तो तुम उसको कैसे भी जला लो। अगर उसको कैसे भी जलाओगे तो उसमें हमेशा कैसी फ्लेम बनेगी, येलो एंड सूटी फ्लेम बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में दो पार्ट में बोला हुआ है कि सूटी फ्लेम भी बन रही है और ब्लू फ्लेम भी बन रही है, तो दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वह दोनों चीजें तब हो सकती हैं जब उसके अंदर क्या भरा हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भरा हो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को तुमको ऐसे एक्सप्लेन करना था कि पहला पार्ट जो है जिसमें सूटी फ्लेम बनी हुई है, तो उसमें लिख देते कि बंसन बर्नर जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जल रहा है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या बनाता है, ब्लू फ्लेम बनाता है। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है कि सूटी फ्लेम बना रहा है, तो सूटी फ्लेम क्यों बना रहा है, क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर वो कैसा बनाएगा, येलो सूटी फ्लेम बनाएगा। तो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करना था कि सूटी फ्लेम बना रहा है क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और ब्लू फ्लेम बना रहा है क्योंकि सफिशिएंट एयर है। आया समझ में, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पर्सपेक्टिव में ही आंसर तुमको देना था। अगला देखो, और वैसे जिन्होंने करा हुआ है अनसैचुरेटेड के हिसाब से भी, तो उनका भी हमने सही करा हुआ है, करके आओगे एग्जाम में तो वहां पे भी तुमको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सही तरीका जो है वो हमने तुमको बता दिया। अगला देखो, इसी में सी पार्ट में है, वाई आर होल्स प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर के नीचे जो है वो होल्स क्यों दिए हुए थे, तो उसका सीधा सा आंसर है कि ताकि एयर की सप्लाई बनी रहे, और जो बंसन बर्नर जले तो वो कैसी फ्लेम के साथ में जले, ब्लू फ्लेम के साथ में। अगला देखो 28, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो बासिंग सोडा का सीधा सा फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, तो ये हो जाएगा बासिंग सोडा का फॉर्मूला। हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से इसको कैसे बना सकते हैं, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो पूछा हुआ है कि NaHCO3 से Na2CO3.10H2O कैसे बना सकते हो। कई लोगों ने इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली लिखा हुआ है Na2CO3 मतलब क्रिस्टलाइजेशन वाली रिएक्शन लिख दिया, तो क्रिस्टलाइजेशन वाली रिएक्शन थोड़ी ना पूछा हुआ था। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि NaSCO3 से कैसे इसको बनाओगे, तो NaSCO3 को जरा याद करो कि जब NaSCO3 को हीट करते हैं तो हीट करने पे NaSCO3 क्या बनाता है, NaSCO3 हीट करने पे बनाता है Na2CO3। और ये जो Na2CO3 है, अब इस Na2CO3 को अपन क्या कर देते हैं, इस Na2CO3 को अपन लोग रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में। ठीक है, तो अब इसको रिक्रिस्टलाइज कर दिया, तो रिक्रिस्टलाइज करने के बाद में अब ये बनाएगा क्या, बासिंग सोडा Na2CO3.10H2O। आया समझ में, तो प्रिपरेशन में तुमको केवल ये रिएक्शन नहीं लिखनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि NaSCO3 से पहले Na2CO3 बनाएंगे हीट करके, और हीट करने के बाद में Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बासिंग सोडा। ठीक है, आगे जरा देखो, इसी में कुछ दिया हुआ है, लिस्ट टू इंडस्ट्री इन विच बासिंग सोडा इज यूज्ड फॉर अदर पर्पस देन बासिंग क्लॉथ। तो क्लॉथ्स को साफ करने के अलावा इसको किस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो उसका आंसर था ग्लास इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो कंपेयर और कंट्रास्ट मतलब तुमको एक टेबल बना के नर्वस और हार्मोनल सिस्टम को कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, डिफरेंस वगैरह बताने थे, कैसे काम करता है ये बताना था। तो सबसे पहले तो तुमको ये लिखना था कि टेबल बना के 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बोला नर्वस सिस्टम और इधर पे हार्मोनल। तो देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता कि इसमें नर्व सेल्स काम करते हैं, और इसमें कोई भी स्पेशल सेल नहीं है, इसमें सीधा ग्लैंड होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोल सकते थे कि ये जो सिस्टम होता है ये फास्ट होता है, और हार्मोनल सिस्टम कैसा होता है, स्लो होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता। थर्ड पॉइंट हो जाता कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, बहुत कम टाइम के लिए नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है। और इसमें हो जाता तुम्हारा कि ये जो होता है ये लॉन्ग इफेक्ट करता है, मतलब हार्मोनल सिस्टम जो होता है ये ज्यादातर ऐसी चीजों को करता है जो जिसका लाइफ लॉन्ग हो, और नर्वस सिस्टम ऐसी चीजें करता है ज्यादातर जिसका लाइफ कैसा हो, शॉर्ट हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मेंशन कर सकते थे कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें मैसेज का ट्रांसमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और नर्वस सिस्टम जो होता है, हार्मोनल सिस्टम जो होता है, इसमें ज्यादातर ये जो मैसेज होते हैं ये केमिकल की मदद से होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 पॉइंट बता दिए, कोई भी 3 पॉइंट लिख देते, 3 नंबर का क्वेश्चन था। और हमेशा चाहो तो हमेशा कोशिश करा करो कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30, इन द फॉलोइंग प्रोसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेनी।
तीन क्रॉस दिए हुए हैं अलग अलग और पूछा हुआ है कि तीनों की प्रोजेनी बताओ क्या होगी। प्रोजेनी का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का पूछा हुआ है कि इनके क्रॉस होने पे कौन सी जनरेशन आएगी, मतलब वो कैसी दिखाई देगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहला दिया हुआ है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको क्रॉस करा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये फादर है, मान लो इसको मान लो फादर और इसको मान लो मदर, क्रॉस करें। देखो क्वेश्चन करने का आसान तरीका क्रॉस वाले की, एक को फादर मानो एक को मदर मानो और उसके बाद में इनको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले डिवाइड कर दो। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से डिवाइड होंगे तो कितने स्पर्म सेल फादर बना सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक आर ये एक वाई ये, उसके अलावा एक आर ये एक वाई ये, इसके अलावा एक आर ये एक वाई ये, एक आर ये एक आर एक वाई ये। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे करके 4 स्पर्म सेल बनेंगे। सेम फीमेल के साथ में भी होगा तो इसमें भी सेम यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। और उसके बाद में ये सभी स्पर्म सेल जो है ये एग सेल के साथ में जाके फ्यूज करेंगे, और जब फ्यूज करेंगे तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो केवल देखो क्योंकि डोमिनेंट रेट है फादर में और मदर में भी केवल प्योर डोमिनेंट रेट है, तो यहाँ पे केवल डोमिनेंट रेट दिखाई देगी और जितनी भी प्रोजेनी होगी वो सभी के सभी होंगे राउंड एंड येलो। तो पहली जनरेशन जो होगी फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या होगी, राउंड एंड येलो। इसके बाद में आप जरा देखो सेकंड में दिया हुआ है कि क्रॉस करना है तुमको किस किस का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का, इसका क्रॉस करना है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्वेश्चन करने का सेम वही तरीका, किसी एक को फादर मानो किसी एक को मदर, इसको मान लिया फादर इसको मान लिया मदर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले स्पर्म सेल बना लो। तो ये यहाँ पे स्पर्म सेल बनेंगे तो देखो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ में मिलेगा, या फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ में मिलेगा, या फिर ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ में मिलेगा, या फिर ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ में मिलेगा। ये हो सकते हैं 4 तरीके, 4 स्पर्म सेल। सेम मदर में बना लो तो मदर में भी यही 4 बनेंगे, कैपिटल आर ये है सारे स्पर्म सेल और ये है सारे एक्सेल। अब इनका फ्यूज कराओ, तो फ्यूज होने पे देखो ये स्पर्म सेल इस एक्सेल के साथ में जाके फ्यूज होगा, यहाँ पे टेबल के साथ में कर लो, टेबल के साथ में करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो नीचे की साइड बना लो स्पर्म सेल और राइट हैंड साइड में बना लो एक्सेल। तो एक्सेल है कैपिटल आर स्पर्म सेल है कैपिटल आर के बाद में अब इनका केवल कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करोगे यहाँ पे तो इसको देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पूरा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन जाती टेबल। और इस टेबल में आप जरा देख लो सेम वही मेथड लगाओगे और इसमें 4 तरीके के तुमको यहाँ पे जनरेशन में प्रोजेनी में मिलेंगे बच्चे। एक तो होगा देखो राउंड एंड येलो, इसके अलावा होंगे कौन से, राउंड एंड ग्रीन, तीसरे जो मिलेंगे वो मिलेंगे रिंकल्ड एंड येलो, और जो चौथे टाइप के मिलेंगे वो होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। काउंट कर लेना ये पूरा, और यहाँ काउंट करने के बाद में रेशियो आएगा 9:3:1। तो 9:3:1 में ये प्रोजेनी बनती है, ठीक है। यहाँ तक पूरा आंसर निकाल के बताना था कि ये है प्रोजेनी। अब जरा अगला देखो, अगला सेम जो पहला वाला करा हुआ था ना उसके जैसे है, स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका पहले वाले के जैसे करते तो ये यहाँ पे देखो सभी रिसेसिव ट्रेट्स हैं, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो भी रिसेसिव वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पे बनता कौन सा, यहाँ बनता रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब जितनी भी प्रोजेनी आती है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन आती है, इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस को डिफाइन कर देते, द बेंडिंग पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते थे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ लेंस। राइट इट्स एसआई यूनिट, डायोप्टर इसकी एसआई यूनिट हो जाती। A student uses a lens of focal length 40 centimeter and another of -20 centimeter. Write the nature and power of each lens. तो लेंस 1 जो है इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f1 is equal to 40 सेंटीमीटर
पावर इज इक्वल टू कितना हो जाता, पावर इज इक्वल टू हो जाता 1/f1। यहाँ पे फोकल लेंथ याद रखना कि मीटर में रखना है, तो ये हो जाता कितना 100/40। यहाँ से आंसर आ जाता कितना 0 से 0 और यह आ जाता 2.5 प्लस में। तो प्लस में 2.5 आंसर आया हुआ है, इसका मतलब जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस 2 जो है उसमें फोकल लेंथ दे रखी है f2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 1/f2, ये हो जाता -100/20, यह आ जाता -5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसकी पावर जो है वो माइनस में, इसका मतलब ये लेंस कैसा है, कॉनकेव। नेचर पूछा हुआ है लेंस का, तो यहाँ पे चाहते तो कॉन्वेक्स के साथ में क्या लिख सकते थे, कन्वर्जिंग, और इसमें लिख देते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, इसके अलावा देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32 ए पार्ट, राइट विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड रे डायग्राम सो द पाथ ऑफ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू बोला हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को बताना है कि कैसे जाएगी। तो ये ग्लास प्रिज्म है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि केवल एक कलर की लाइट है, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, जो भी कलर है, तो केवल एक कलर की लाइट जो है वो इससे पास करेगी, और एक कलर की लाइट होगी तो डिस्पर्जन होगा नहीं, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है। तो जैसे ही इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पॉइंट पे टकराएगी, इधर पे टेंजेंट नॉर्मल बना देते हैं। यहाँ पे ये हो जाता लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, लाइट रे जो है वो बीच में कहीं निकल जाती है इस तरीके से, इस पॉइंट पे टकराने के बाद में यहाँ पे फिर नॉर्मल बना देते हैं, तो ये हो जाता नॉर्मल, ये होता लाइट रे का ओरिजिनल पाथ सेकंड, और उसके बाद में लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो इसके दो नॉर्मल बनते हैं, एक तो n2 ये और दूसरा n1 ये। प्रिज्म में ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, नॉर्मल के साथ में ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल R1, ये हो गया एंगल R2, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ये लाइट रे को इधर पे जोड़ देते हैं, ये हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये है पूरा लेवल डायग्राम, इसके 2 नंबर मिलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वुड हैपन इफ द बीम ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर होगा डिस्पर्जन। जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है तो वो 7 अपने कंपोनेंट कलर्स में बिखर जाती है, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज, these could be returned to the vendors, cleaned and reused, later coolers were used instead of plastic cups, now paper cups are used for serving tea, what are the reasons for the shift of plastic to cooler and then finally to paper cups। इस क्वेश्चन में देखो तुमको दिया हुआ है कि पहले प्लास्टिक कप यूज होते थे, जिनको आसानी से अपन लोग वेंडर्स को वापस कर देते हैं और वो धोके उसको दोबारा यूज करते थे, लेकिन उसके बाद में फिर अपन लोगों ने कुल्हड़ का यूज करा चाय में, और फिर उसके बाद में फाइनली अपन लोग अब कुल्हड़ के बाद में क्या यूज करते हैं, पेपर कप यूज करते हैं चाय में। तो इसका रीजन क्या है, इसमें दोनों के रीजन लिखने थे कि प्लास्टिक से कुल्हड़ पे क्यों गए और कुल्हड़ के बाद में वापस से अपन लोग जो है वो पेपर पे क्यों गए, मतलब 2 बार चेंज हुआ। तो ये 2 बार चेंज क्यों हुआ, तो सबसे पहले देख लो कि प्लास्टिक से कुल्हड़ क्यों यूज करा अपन ने। तो प्लास्टिक जो होता है, सबसे पहले प्लास्टिक से कुल्हड़ पे क्यों जाओगे, तो तुम्हें प्लास्टिक को लिखना है कि प्लास्टिक कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके अलावा गर्म चाय उसमें डालते हैं तो वो चाय खराब हो जाती है उससे, तो दो वजह से अपन लोग जो है वो प्लास्टिक से किस में ट्रांसफर हुए, कुल्हड़ में, और फिर कुल्हड़ से अपन लोग किस में ट्रांसफर हुए, पेपर यूज करने पे। तो अपन लोगों ने कुल्हड़ के बाद में पेपर क्यों यूज करा, कुल्हड़ को क्यों छोड़ा, तो कुल्हड़ को छोड़ने का रीजन है कि इतने सारे कुल्हड़ बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, सॉइल, मिट्टी, और वो मिट्टी की कमी होने की वजह से, सॉइल इरोजन होने की वजह से फिर अपन लोगों ने किसको फाइनली यूज करना चालू करा, पेपर। पेपर की प्रॉपर्टी अच्छी वाली लिखनी की पेपर अच्छा क्यों है, अपन लोग चाय पेपर में क्यों यूज करते हैं, तो पेपर के बने कभी यूज करते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल, और इसको आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये 2 रीजन की वजह से अपन लोगों ने पेपर को यूज करा। आए समझ में, तो ऐसे एक्सप्लेन करना था कि प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसकी वजह से कुल्हड़ यूज करा, कुल्हड़ में सॉइल इरोजन हो रहा था इतने मास प्रोडक्शन की वजह से, तो फिर पेपर यूज करा, और पेपर को यूज करने का रीजन है बायोडिग्रेडेबल है और आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मेंशन करने का, 1 नंबर ये सॉइल इरोजन मेंशन करने का, और 1 नंबर पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं इसका। सेक्शन डी, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
तो 5 नंबर का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक लाइन में थोड़ी ना निपटा दोगे। क्वेश्चन में देखो गौर से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो है वो तुमको लिखनी है जिससे ये एक्सप्लेन हो सके कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करा, मर्क्यूरिक मतलब मरकरी, मरकरी ऑक्साइड, तो HgO। इसको हीट करा हुआ है अपन लोगों ने किसकी प्रेजेंस, इसको हीट करा हुआ है, तो हीट करने पे ये क्या बनाएगा, मरकरी, और साथ में निकालेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मरकरी ऑक्साइड जो है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको अपन ने हीट करा तो अपन को मरकरी मेटल मिला। कुल मिला के यहाँ पे जो है वो क्या चल रहा है, यहाँ पे मेटलर्जी चल रही। अगला लिखना था तुमको कि मिक्सचर ऑफ कुपरस ऑक्साइड, कुपरस ऑक्साइड मतलब Cu2O एंड कुपरस सल्फाइड। तो कुपरस ऑक्साइड और कुपरस सल्फाइड को अपन लोगों ने रिएक्ट करा हुआ है, हीट करा हुआ है, तो इन दोनों को हीट करने पे क्या होगा, कॉपर बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है इसमें लिख देते हैं कि ये सेल्फ रिडक्शन है। कॉपर सल्फाइड जो होता है इसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड जो है उसको दोबारा दोनों साथ में हीट कर देते हैं तो फिर ये कॉपर बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है। थर्ड देखो, थर्ड में दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड से। क्वेश्चन तो गौर से पढ़ा करो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है, मैंगनीज ऑक्साइड है। मैंगनीज ऑक्साइड का मतलब MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ने मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखो समझो, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड से, तो कुछ लोग तो MnO लिखे हुए हैं, तो MnO क्यों लिखे जब उसमें लिखा हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब है 2 ऑक्सीजन का एटम है। एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम मैंगनीज को हटाएगा और ये बना देगा Al2O3, साथ में ये बनाएगा मैंगनीज। तो ये जितनी भी रिएक्शन है ये सभी मेटलर्जी की रिएक्शन है। इसमें अपन को कौन सा मेटल मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में जरा देखो फोर्थ, फोर्थ इसी में दिया हुआ है कि फेरिक ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में। तो फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसको रिएक्ट करा रहे एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसको अपन लोग थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बनाएगा Al2O3 प्लस आयरन, मॉल्टन फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि थर्माइट रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक। रेलवे ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक जो है उसमें उसको फिल करने के काम में आते हैं। पांचवी रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको रिएक्ट कराया हुआ है किसके साथ में, इसको रिएक्ट कराया हुआ है अंडरगोज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से गुजर रहा है। तो कैल्सिनेशन का मतलब है कि इसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करा हुआ है। तो एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये लिख देते हैं कि कैल्सिनेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर में जिंक कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी बोल सकते हैं इसको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35, डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतने आसानी से तो नहीं बचोगे कि 2-3 पॉइंट लिख के निकल जाओ। तुमको पूरा एक्सप्लेन करना है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि अपने हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बॉडी से कैसे लंग में पहुंचेगा, लंग से कैसे हार्ट में पहुंचेगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो केवल इसमें हार्ट का तो नहीं लिखा हुआ है कि हार्ट के थ्रू ब्लड जो है वो कैसे निकलता है, और अगर हार्ट भी लिखा होगा तब भी तुमको पूरा ही एक्सप्लेन करके आना है। जरा समझो, देखो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा तुमको बताना था कि लंग्स जो होता है वो, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में रेस्पिरेशन, लंग्स में जो होता है वो एयर जो है वो ब्लड के साथ में मिक्स होती है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में कहाँ पे पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब इसको रिसीव कर रहा होता है तो रिलैक्स होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर आ जाए। उसके बाद में लेफ्ट जो एट्रियम होता है ये क्या करता है, ये बाल्ब के थ्रू जो है वो ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये भी इसको रिसीव करते टाइम रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, बॉडी में। और ये बॉडी में जाता है किसकी मदद से, ऑर्टा की मदद से। ठीक, इसके अलावा देखो ये भी बताना था तुमको कि ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता कैसे है।
तो लेफ्ट एट्रियम में आता है किससे? पल्मोनरी बीन से, पल्मोनरी बीन। ये दो वर्ड जरा याद कर लो, एक तो बीन याद कर लो। बीन का मतलब क्या होता है? बीन का मतलब है वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है। पल्मोनरी का मतलब होता है वो वेसल जो लंग से कनेक्टेड होती है। तो ये देखो, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम, तो वेसल का नाम क्या होगा? पल्मोनरी। और अंदर लेके आ रही है ब्लड का, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? बीन। अब ये जो ब्लड वेसल लेके जाती है ब्लड को बॉडी के बाहर, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्टा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो ऑर्टा होगी। ये बॉडी में लेके जाएगी ब्लड को। बॉडी में जाने के बाद में रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन होने पे ये जो ब्लड होगा, ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी, क्योंकि रेस्पायरेशन के टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करा जाएगा रेस्पायरेशन के टाइम पे। तो ये जो ब्लड होगा ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे पहुंचेगा? हार्ट में, राइट एट्रियम में। कहाँ पे पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। अब ये जो ब्लड है, ये देखो वापस से ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है, इसका मतलब कोई बीन लेके जा रही होगी। और ये जो बीन लेके जाती है इसको क्या बोलते हैं? बीना कावा। बीना कावा दो तरीके की, सुपीरियर और इंफीरियर, या फिर लोअर अपर। तो सुपीरियर बीना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड वाले, और लोअर जो बीना कावा है वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आती है। और राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा, रिलैक्स करेगा, और उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में जाएगा वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को रिसीव करते टाइम ये भी रिलैक्स करेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को अंदर लेगा, और उसके बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को कहां पे भेज देगा? लंग्स में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये वाली ब्लड वेसल भी किससे कनेक्टेड है? लंग से। और लंग से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका नाम भी क्या रखना है? पल्मोनरी। और ब्लड को बाहर लेके जा रही है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड होगा वो कहां पे पहुंचेगा? लंग्स में। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना था, डायग्राम अकेला नहीं बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के साथ में ये डायग्राम भी बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा मेहनत करो ना। तीन देखा हमने उसमें, कॉपी चेक करते टाइम के 3-4 लाइनें लिख के निपटा दिया। 3-4 लाइनें लिख के क्यों निपटा दिया भाई? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करो, लिखो पूरा उसको, तब जाके तुमको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R and length L, thickness D and resistivity rho. Now this conductor is cut into 4 equal parts. तो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सब कुछ दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी रो है। Now this conductor is cut into 4 equal parts. What will be the new resistivity of each part? क्वेश्चन में कंडक्टर दिया हुआ है, इसको 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ है L, थिकनेस दे रखी है D। 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में काट दिया। पूछ रहे हैं कि ईच जो पार्ट है उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी जो होती है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, याद रखना। इसके अलावा सेकंड पार्ट में पूछा हुआ, फाइंड द रेजिस्टेंस इफ ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सभी पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट करा दें तो एक पार्ट जो है पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। एक पार्ट जो है उसकी लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ की 4th, L/4। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो L डैश अपॉन A हो जाएगा। नई वाली लेंथ कितनी है? 4 टाइम्स कम है, तो ये हो जाएगा रो L/4 इंटू A। यहाँ से रो L/A किसके बराबर होगा? पुराने रेजिस्टेंस R के बराबर, ये हो जाएगा R/4। चारों को पैरेलल में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, ये हो जाएगा 4/R डैश। R डैश की वैल्यू रख दो R/4, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/R/4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 16/R। यहां से R पैरेलल आ गया R/16। उसके बाद में बोला हुआ है कि इन्हीं को अगर सीरीज में लगा दें तो सीरीज में लगाना और सिंपल। एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है? R/4, सीरीज में लगा दिया चारों को, तो यहाँ पे R सीरीज इज इक्वल टू R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश, ये हो जाएगा R सीरीज इज इक्वल टू 4R डैश, और ये आ जाएगा 4 इंटू R/4 इज इक्वल टू R। तो ये सीरीज और पैरेलल दोनों के निकल के आ गए रेजिस्टेंस। उसके बाद में थर्ड पूछा हुआ, आउट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स मेंशन्ड अबव इन द प्रीवियस पार्ट फॉर अ गिवन वोल्टेज व्हिच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एंड व्हाई। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में
ज्यादा पावर यूज होगी। तो सीधा सा आंसर है पैरेलल। क्यों? क्योंकि देखो जरा, चार रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगाए थे, चारों का नेट रेजिस्टेंस कितना आया, आर सीरीज आया कितना, आर। इसको लगाया हुआ है बी वोल्टेज के अक्रॉस, पावर कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद में आर पैरेलल लगाए, चार पैरेलल में लगाए और इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आया, आर पैरेलल आया आर बाई 16। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज दिया हुआ है बी, तो दोनों को देखो वोल्टेज सेम मिल रहा है, और जब भी वोल्टेज सेम हो तो पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे आर कितना होगा, आर पैरेलल होगा, और आर पैरेलल की वैल्यू कितनी है, आर बाई 16। तो यहाँ पे रखोगे आर बाई 16, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 16 इंटू बी स्क्वायर बाई आर, कितना हो जाएगा। तो देखो सीरीज में पावर कितनी है, बी स्क्वायर बाई आर, और पैरेलल में पावर कितनी है, 16 बी स्क्वायर बाई आर। तो डायरेक्ट पता चल गया कि जो पावर है वो ज्यादा किसमें होगी, पैरेलल में पावर ज्यादा होगी और सीरीज में पावर कम होगी। आए समझ में? इसको चाहे तो डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई आर, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब पावर किसमें ज्यादा होगी, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, कम, और सीरीज में कैसा आएगा, ज्यादा। आए समझ में? करंट वाला फॉर्मूला इसमें कोई लगाना नहीं। कल कुछ लोगों ने पूछा था कि करंट का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि जब बी वोल्टेज पे इधर नेट रेजिस्टेंस आर है और इधर बी वोल्टेज पे नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई 16। तो दोनों में करंट की वैल्यू भी कैसी होगी, अलग अलग होगी, इसमें आई सीरीज और इसमें आई पैरेलल। तो कैसे पता चलेगा किसमें करंट ज्यादा किसमें करंट कम है, ठीक है। तो उससे नहीं करना है सॉल्व। अगला देखो, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 37। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कार्बन एनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में कराया था। सेकंड क्वेश्चन का बोनस मार्क्स था। थर्ड क्वेश्चन, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर CuO देन द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज। CuO जो है, इसमें गलती कर गए कुछ लोग। पहली बात तो कुछ लोग ग्रीन लगाए, तो ग्रीन काय लगाए। कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का कब होता है, जब उसमें रस्ट लगती है, और कॉपर जो होता है उसमें किस कलर का कोरोजन होता है, ग्रीन कलर का। लेकिन वो कॉपर ऑक्साइड की वजह से नहीं होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का भी अगर कलर लगाना था तो वो तो ब्लैक होगा, और ब्लैक ऑप्शन में ही नहीं है। अगला देखो जरा, इसमें बोला हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड से अगर हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बनेगा, और कॉपर का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउनिश रेड। तो अगर रेड या ब्राउन कलर का कोई भी ऑप्शन होता है तो वो टिक कर देते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द एग्जांपल शोन इन द टेबल व्हिच ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऊपर जो 4-5 रिएक्शन दी गई है, इसमें पूछा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी। सेकंड वाली कॉम्बिनेशन है। बाकी सब में तो देखो ना कि 2-2 3-3 कंपाउंड है, और वो जो रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद में फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 38, क्वेश्चन नंबर 38। पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट इन अ प्लांट कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ इज। इसका बी ऑप्शन सही होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। सीधी सी बात है कि जो ग्रोथ होते हैं वो ग्रोथ जो होते हैं प्लांट में किस मूवमेंट की वजह से होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक्स नाम कीमोट्रोपिज्म, बाई हाइड्रोट्रोपिज्म, और जी जनाब जेड जियोट्रोपिज्म, ठीक है। डायग्राम में देख लो, डायग्राम में बताया हुआ है कि देखो गमला रखा हुआ है बगल में, गमले में पानी भरोगे तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो किसकी तरफ होगी, बाई में, बाई होगा पानी की तरफ ग्रोथ। पानी की तरफ जब ग्रोथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। उसके अलावा देखो जरा एक्स, उसमें पॉलन ट्यूब जो है वो उसका फॉर्मेशन बताया हुआ है। तो पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकल्स की मदद से, तो ये कीमोट्रोपिज्म होता है। इसके अलावा जेड जियोट्रोपिज्म होगा। जेड में देख लो जरा, उसमें कौन सा ट्रोपिज्म हो रहा है, जियोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। इसका बी ऑप्शन सही होगा, फोल्डिंग और ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट। तो जो छुई वाला पेड़ नहीं होता मोमोसा, उसमें बोला हुआ है कि वो जो है वो ग्रोथ डिपेंडेंट ट्रॉपिक मूवमेंट है, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं होता, वो नास्टिक मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो था उसको बोनस मार्क्स से क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग साउथ डायरेक्शन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन में देखो ईस्ट वेस्ट साउथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं
हमने बोला था कि उसमें तुरंत पहले ये डायरेक्शन बना लिया करो। तो ये नॉर्थ ऊपर इंडिया का मैप याद करके, नीचे साउथ, इधर पे होगा वेस्ट गुजरात और इधर पे होगा त्रिपुरा क्या नाम ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट जो है वो कहां पे जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा वेस्ट की तरफ। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली कैसी है, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही। पूछा हुआ है कि फोर्स कहां पे लगेगा, तो सिंपल सा फंडा, तो ये वाला फोर्स, वो पाम रूल लगाओ यहाँ पे। तो करंट जो है वो कहां पे जा रहा है, लेफ्ट में इधर पे, तो ये करंट लेफ्ट में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहां पे लगा, नीचे की तरफ, तो ये फोर्स लगेगा टुवर्ड्स साउथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। इसका आप जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल कोई भी है, जैसे मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ही जा रहा है, तो चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जाएगा तो करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो फोर्स कितना लगता है, 0। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब ये ऐसा भी होता है तब भी फोर्स कितना होता है, 0। थर्ड क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगाएगी, अगर चार्ज रुका हुआ है इसका मतलब करंट कितना है, 0। करंट नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure. In a field, an electron and proton as shown. The electron and proton experience. डायग्राम देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर से नीचे और प्रोटॉन जा रहा है नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। प्रोटॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट वापस से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। फोर्स पूछा हुआ है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन में थम, तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन में थम। फोर्स कहाँ पे लगा, अंदर की तरफ, तो करंट जब दोनों में सेम डायरेक्शन में तो फोर्स भी दोनों में कैसा होगा, सेम डायरेक्शन, इनवर्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।